नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, आज की अपनी पाठशाला हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र को शीर्ष से मिलाने पर बने तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। कह रहा है किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र को शीर्ष से मिलाने पर बने तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज बी आई सी और एरिया ऑफ त्रिभुज ए आई बी और एरिया ऑफ त्रिभुज ए आई सी का जो अनुपात होगा वो ए अनुपाते सी अनुपाते बी, ए सी और बी के अनुपात के बराबर होगा। तीनों भुजाओं के अनुपातों के बराबर होगा, मतलब ए अनुपाते सी, मतलब ए और सी और बी के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, मैं बोर्ड पर आपको करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको समझ में आ सके कि वास्तव में ये कहना क्या चाह रहा है। हाँ बोला। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं इस चीज को समझाने के लिए मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों हमारा दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज ए बी सी। ये कौन सा त्रिभुज है कहोगे? ये मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी है। आपको कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मान लीजिए दोस्तों, ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है। तो ए शीर्ष ए है और बी शीर्ष ए है, सी शीर्ष ए है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि चाहे जो त्रिभुज हो, तीनों त्रिभुजों का दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि चाहे जो त्रिभुज हो उसका अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर ही होता है कभी। हाँ, तो मान लीजिए इस त्रिभुज का अंतः केंद्र यहाँ पर। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि अंतः केंद्र को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं कभी। हाँ, मैंने यहाँ पर आई से रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ से दोस्तों इस अंतः केंद्र से इस शीर्ष को ऐसे मिला दिया, ये शीर्ष को मिला दिया दोस्तों, ये शीर्ष को मैंने अंतः केंद्र आई से मिला दिया। ठीक है, इसी प्रकार बी शीर्ष को भी मैंने अंतः केंद्र आई से मिला दिया हो गया। हाँ, ठीक है, इसी प्रकार मैंने सी शीर्ष से अंतः केंद्र आई को मिला दिया। मान लीजिए दोस्तों ए के सम्मुख जो भुजा है, मान लीजिए दोस्तों ए शीर्ष के सम्मुख जो भुजा है, ए शीर्ष के सम्मुख जो भुजा है उसका नाम है ए, स्मॉल ए। ठीक है, बी शीर्ष के सम्मुख जो भुजा है उसका नाम है स्मॉल बी। मान लीजिए स्मॉल बी है। आपको कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर मानते हो तो मैं ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए सी शीर्ष के सम्मुख जो भुजा है स्मॉल सी है। दोस्तों मैंने क्या किया, ए शीर्ष को अंतः केंद्र से मिला दिया और बी शीर्ष को भी अंतः केंद्र से मिला दिया, इस शीर्ष को भी अंतः केंद्र से मिला दिया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पूरा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है तीन भागों में बट गया। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं मिलाता हूँ तो तीन त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कहोगे। हाँ, तो अगर मैं अंतः केंद्र को तीनों शीर्षों से मिला देता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि एक तीन छोटे छोटे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। हाँ, तीन छोटे छोटे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और इन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, इन त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज त्रिभुज बी आई सी, त्रिभुज बी आई सी और त्रिभुज ए आई बी, त्रिभुज ए आई बी, त्रिभुज ए आई बी और त्रिभुज ए आई सी, जो त्रिभुज ए आई सी। दोस्तों ये जो छोटे छोटे तीनों त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज बी आई सी, त्रिभुज ए आई बी और त्रिभुज ए आई सी, इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा दोस्तों, इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ए अनुपाते इनकी भुजाओं के अनुपात के, इनके आधार की भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। मतलब ए अनुपाते सी अनुपाते, मतलब ए और मतलब भुजाओं ए सी और बी के अनुपात के बराबर होगा। इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा भुजाएं ए सी बी के अनुपात के बराबर होगा। यही हमसे कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही हमसे कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। ठीक है, यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि किसी एक मिनट रुकिए, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है
ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में हम अंतः केंद्र आई को तीनों शीर्षों से मिला देते हैं, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज बी आई सी, त्रिभुज ए आई सी, ए आई बी और त्रिभुज ए आई सी के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। मतलब ए सी और बी जो भुजा है, इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन ये चीज कहां से निकल कर आया, कहां से निकल कर आया है, इस बात के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हाँ, ये कहां से कॉन्सेप्ट बन गया, इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कभी हम। तो आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं, आइए दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके इन तीनों क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, भुजाओं का अनुपात ही क्यों होगा। हाँ, दोस्तों हमें प्रूव क्या करना होगा, देखिए हमें यही प्रूव करना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में हम अंतः केंद्र आई को तीनों शीर्षों से मिला देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, ऐसी स्थिति में बनने वाले तीनों छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होगा, उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इसी चीज को प्रूव करना है कभी। हाँ, ठीक है, तो मान लीजिए एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है, और इस एबीसी त्रिभुज में एक भुजा के ए शीर्ष के सम्मुख भुजा ए है, और बी शीर्ष के सम्मुख भुजा स्मॉल बी है, और सी शीर्ष के सम्मुख भुजा स्मॉल सी है। ठीक है, तो इस त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र जो होगा त्रिभुज के अंदर होगा कभी। हम मान लीजिए त्रिभुज का अंतः केंद्र यहाँ पर है, और आपको अच्छी तरीके बताया कि अंतः केंद्र को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस अंतः केंद्र को मैंने शीर्ष ए को अंतः केंद्र से मिला दिया, और शीर्ष बी को भी अंतः केंद्र से मिला दिया। इसी प्रकार शीर्ष सी को भी अंतः केंद्र से मिला दिया। आपको कोई दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, आपको ये भी बात पता है कि अंतः केंद्र ऐसा बिंदु होता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि अंतः केंद्र इकलौता एक ऐसा बिंदु होता है जहां से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है कि अंतः केंद्र हमारा एक ऐसा इकलौता बिंदु होता है जहां से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है। मतलब हो गया, मतलब अगर इस अंतः केंद्र से इस भुजा की लंबवत दूरी है, थोड़ा मैं इसे तिरछा कर देता हूं। ठीक है, इस भुजा की लंबवत जो दूरी है, इस भुजा की लंबवत दूरी जो है, अगर ये स्मॉल आर है, तो इसी अंतः केंद्र से इस भुजा की लंबवत दूरी भी स्मॉल आर होगी। स्मॉल आर होगी, एक मिनट रुकिए, स्मॉल आर होगी, स्मॉल आर होगी, एक मिनट, स्मॉल आर होगी, क्या होगी? स्मॉल आर होगी। इसी प्रकार इसी अंतः केंद्र से इस भुजा की भी लंबवत दूरी क्या होगी? स्मॉल आर होगी। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि अंतः केंद्र इकलौता ऐसा बिंदु होता है जहां से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है। हाँ, अब इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर इस अंतः केंद्र से इस भुजा की लंबवत दूरी जो है आर है, तो इसी के अंतः केंद्र से इस भुजा की भी लंबवत दूरी आर होगी, और इसी अंतः केंद्र से इस भुजा की भी लंबवत दूरी आर होगी। हाँ, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। तो आप त्रिभुज बी आई सी देख रहे हो? हाँ, त्रिभुज बी आई सी देख रहे हैं, त्रिभुज बी आई सी हम देख रहे हैं। तो त्रिभुज आप ए आई बी देख रहे हैं? हाँ, त्रिभुज ए आई बी भी देख रहे हैं, त्रिभुज ए आई बी भी देख रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ए आई बी आप देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल देख रहे हैं। अच्छा, त्रिभुज ए आई सी देख रहे हैं? हाँ, त्रिभुज ए आई सी भी हम देख रहे हैं, त्रिभुज ए आई और सी भी देख रहे हैं। हाँ, ठीक है जी। अगर आप देख रहे हैं तो एक बात बताइए, त्रिभुज बी आई सी का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए त्रिभुज बी आई सी मतलब ये वाला कहोगे। हाँ, तुरंत आपने कहा देखिए किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, इस त्रिभुज में बीसी हमारा आधार है, और ये जो हमारा स्मॉल आर है ऊंचाई त्रिभुज की, ये वास्तव में लंब है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 बीसी इंटू आर होगा। क्या होगा? बीसी इंटू आर होगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, अच्छा जी। आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं ए आई बी त्रिभुज को कहोगे। हाँ, ए आई बी त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आधार तो बीसी ए भी है, और ऊंचाई देखा जाए तो हमारा स्मॉल आर है। इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 एक मिनट रुक दीजिए। ये भुजा हमारी कितनी थी? ए थी। हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए बीसी की जगह मुझे ए लिखना चाहिए था। ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो वह देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2, देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आधार हमारा ए है और ऊंचाई हमारा आर है। इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 इंटू आर होगा।
ठीक है? इसी प्रकार आपने कहा कि देखिए इस त्रिभुज को हम देख रहे हैं तो इस त्रिभुज में हमें दिख रहा है आधार हमारा C है और ऊंचाई हमारा R है। इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 C into R होगा। C into R होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ। इसी प्रकार तो आप इस त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ, इस त्रिभुज को देख रहे हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार यहाँ पर B दिख रहा है और ऊंचाई हमारा R दिख रहा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 B into R होगा। B into R होगा। हाँ, यहाँ तक आपको सहमत है? आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ। दोस्तों त्रिभुज बी आई सी का क्षेत्रफल वास्तव में ये है। हमने त्रिभुज त्रिभुज ए आई बी का क्षेत्रफल वास्तव में ये है। त्रिभुज ए आई सी का क्षेत्रफल ये है। हाँ, त्रिभुज ए आई सी का क्षेत्रफल ये है। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए तीनों त्रिभुज, ये तीनों जो त्रिभुज दिख रहे हैं इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए मैंने कहा ये जो तीनों त्रिभुज दिख रहे हैं इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए अनुपात निकालना है तो अनुपात का साइन लगाइए तीनों क्षेत्रफल के बीच में और किसी जिस नंबर जिससे डिवाइड हो रहे हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने अनुपात का साइन लगाया और डिवाइड करने की प्रक्रिया चालू की। 1/2 दिख रहा है तीनों जगह, मैंने 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दिया सब जगह। इसी प्रकार आपने देखा कि आर भी कॉमन दिख रहा है? हाँ, आर भी कॉमन दिख रहा है तो आर से आर मैंने कैंसिल कर दिया। तो इस प्रकार तो देख रहे हैं कि तीनों क्षेत्रफल तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात आया इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर आया। हाँ, इस प्रकार तो देख रहे हैं कि तीनों त्रिभुज तो आप इस प्रकार देख रहे हैं कि तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात आया है वो कुछ और नहीं है कि भुजाओं के अनुपात के, इनका भुजाओं का अनुपात ही है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि तीनों त्रिभुज इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर है। हाँ, तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र को शीर्ष से मिलाने पर बने तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात त्रिभुज बी आई सी, त्रिभुज ए आई बी, त्रिभुज ए आई सी का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा A अनुपाते C अनुपाते B होगा। A अनुपाते C अनुपाते B होगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं? तो हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो आपने यहाँ पर खुद देखा कि प्रूफ देखा इसका कि त्रिभुज बी आई सी, त्रिभुज ए आई बी और त्रिभुज ए आई सी के क्षेत्रफल का अनुपात कुछ और नहीं है, इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर है। मतलब A अनुपाते C अनुपाते B है। कहोगे हाँ, तो यहीं से नियम बन जाता है कि किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र को शीर्ष से मिलाने पर बने तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात त्रिभुज बी आई सी, त्रिभुज ए आई बी, त्रिभुज ए आई सी के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा A अनुपाते C अनुपाते B होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर तो सारी चीजें क्लियर हो गई है तो आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कह रहा है? कहोगे देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू बराबर, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू जो है 10 सेंटीमीटर है, कह रहा है क्यू आर जो है 12 सेंटीमीटर है और पी आर जो है 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है आई जो है त्रिभुज का अंतः केंद्र है, आई जो है त्रिभुज का अंतः केंद्र है। कह रहा है पूरे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो है, पूरे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब कह रहा है कि तब बताइए आई क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तब कह रहा है कि तब बताइए, हमसे कह रहा है कि तब बताइए त्रिभुज आई क्यू आर के क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं। दोस्तों एक त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है। हाँ, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ। आपको कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ पर बना लेता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाने की कोशिश की है और मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है ये P है और ये वाला शीर्ष जो है Q है और ये वाला शीर्ष हमारा R है। आपको कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो एक त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है। तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो इस त्रिभुज की जो भुजाएं है पी क्यू, इस त्रिभुज की जो भुजा है पी क्यू, ये वास्तव में 10 सेंटीमीटर है।
ठीक है। और इस त्रिभुज का जो क्यूआर वाली भुजा है ये वास्तव में 12 सेंटीमीटर है। क्या है? 12 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार तो इस त्रिभुज का जो पीआर वाली भुजा है ये कुल मिलाकर 14 सेंटीमीटर है। क्या है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इस त्रिभुज का अंत केंद्र आई है। क्या है? अंत केंद्र आई है। हाँ, अंत केंद्र आई है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया बनाकर कहोगे। हाँ, तो इस त्रिभुज का अंत केंद्र आई है। अंत केंद्र आई है और इस अंत केंद्र को त्रिभुज के तीनों शीर्षों से मिलाया गया है कहोगे। हाँ, जैसा कि आकृति में यहाँ पर बनाकर दिखाया भी गया है। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। दोस्तों हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि ये जो त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है इसका क्षेत्रफल जो है, इस त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है पूरा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, कह रहा है कि त्रिभुज आई क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज आई क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। हाँ, दोस्तों आपको अभी को मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पीक्यूआर के दोस्तों अभी तो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि यदि किसी त्रिभुज पीक्यूआर के अंतः केंद्र को त्रिभुज के तीनों शीर्षों से मिला दिया जाए, तो अभी को मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है कि यदि किसी त्रिभुज पीक्यूआर के अंतः केंद्र को तीनों शीर्षों से मिला दिया जाए तो ऐसी स्थिति में बनने वाले त्रिभुज के तीनों क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, बनने वाले छोटे छोटे तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। मतलब इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। तो इन तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा? देखिए, अगर मैं अनुपात निकालता हूं तो 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6। इस प्रकार देखा जाए तो तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 6:5:3 होगा। मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 6:5:3 होगा। कब? हाँ, 6:5:3 होगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 6 इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 6:5:3 है, तो इसका मतलब यही है कि यदि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 यूनिट है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 यूनिट है और तीसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 3 यूनिट है। तो एक बात होती है कि ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है इसका क्षेत्रफल 6 यूनिट है और ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है इसका क्षेत्रफल 5 यूनिट है और ये वाला जो क्षेत्रफल दिख रहा है, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिख रहा है इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों, ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है इसका क्षेत्रफल वास्तव में 3 यूनिट है। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना यूनिट है? तो देखिए 6 5 11 11 3 होता है 14। क्या होता है? 14 होता है। हाँ, यहाँ क्या होता है? 14 होता है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट 2 5 10, 2 6 12। तो अच्छा 1 मिनट हुई है, 1 मिनट, यहाँ पर 7 आता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है इसका क्षेत्रफल 6 यूनिट है और ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है इसका क्षेत्रफल वास्तव में 5 यूनिट है और ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है इसका क्षेत्रफल वास्तव में 7 यूनिट है। अगर तो इसका क्षेत्रफल 6 यूनिट है और इसका क्षेत्रफल 5 यूनिट है और इसका क्षेत्रफल 7 यूनिट है तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 6 5 11 11 7 होता है 18। इस प्रकार देखा जाए तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 18 यूनिट हो गए हैं। 18 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 18 यूनिट नहीं, ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 18 यूनिट बराबर 360 सेंटीमीटर स्क्वायर के हो गए हैं। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो गए? देखिए 18 दूनी 36, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के है। 1 यूनिट जो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के है। आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है कि आई क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों अगर मैं अपने अनुसार देखता हूं तो आई क्यू आर का क्षेत्रफल 6 यूनिट है। कहोगे हाँ। अगर वास्तव में बताना है तो 6 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। कहोगे हाँ। तो 1 यूनिट जो है 20 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 6 यूनिट किसको करेगा? देखिए 6 यूनिट वास्तव में 6 यूनिट वास्तव में 120 को 6 यूनिट वास्तव में 120 को करेगा। कितने को करेगा? 120 को करेगा। मतलब देखा जाए तो ये जो त्रिभुज हमारा आई क्यू आर दिख रहा है इसका क्षेत्रफल जो है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है कि नहीं? कहोगे हाँ, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। हमसे ये भी पूछ सकता था। ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो हम बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम एक और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पहले हम उस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है। तो आप इस चीज को पढ़िए। ये आपके सामने लंब के बारे में, परपेंडिकुलर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, लंब के बारे में कुछ लिखा गया है। लंब के बारे में लिखा गया है कि आखिर लंब किसे कहते हैं। ठीक है। दोस्तों लंब के बारे में लिखा है, कह रहा है कि जब एक सीधी रेखा किसी दूसरी सीधी रेखा पर इस तरह गिरती है, कह रहा है जब एक सीधी रेखा किसी दूसरी सीधी रेखा पर इस तरह गिरती है कि दोनों के बीच
ठीक 90 डिग्री का कोण बने, 90 डिग्री का कोण बने तो उस रेखा को पहली रेखा पर लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहली रेखा पर लंब कहा जाता है। उस रेखा को पहली रेखा पर लंब कहा जाता है। हम यहाँ कह रहा है कि जब एक सीधी रेखा किसी दूसरी सीधी रेखा पर इस तरह गिरती है कि दोनों के बीच ठीक 90 डिग्री का कोण बने तो उस रेखा को पहली रेखा पर लंब कहा जाता है। क्या? पहली रेखा पर लंब कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये कहना क्या जा रहा है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी एक क्षैतिज रेखा थी। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी एक क्षैतिज रेखा थी। क्या थी? एक क्षैतिज रेखा थी। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी क्षैतिज रेखा है। क्या है? क्षैतिज रेखा है। तो इस क्षैतिज रेखा पर एक ऐसे ऊपर से एक सीधी रेखा ऐसे गिर रही है। तो ये मान लीजिए ये हमारी एक क्षैतिज रेखा और इस क्षैतिज रेखा पर एक सीधी रेखा ऊपर से ऐसे गिर रही है। तो ये जब गिरेगी और जहां पर टकराएगी तो गिरने के पश्चात एक सीधी रेखा ऊपर से गिरने के पश्चात ये जहां पर इस क्षैतिज रेखा से टकराएगी वहां पर उस रेखा के साथ मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और इसी इसी चीज को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। इसी चीज को हम लंब कहते हैं। इसी चीज को दोस्तों हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अगर हमें बोलना है इसी चीज को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अगर हमें कहना है, हमें बताना है कि ये चीज जो है इस पे लंब है दोस्तों इसी चीज को हम लंब कहते हैं। लेकिन बोला कैसे जाए दोस्तों? अगर बोलना है तो हम कहेंगे कि भैया ये वाली जो रेखा है इस वाली रेखा पर लंब है। ठीक है, इस वाली रेखा पर लंब है। अगर नाम दे दिया जाए तब कैसे बोलेंगे? मान लीजिए ये वाली जो हमारी क्षैतिज रेखा थी इसका नाम हमारा ए बी था। क्या था? ए बी था। ये वाली जो क्षैतिज रेखा है इसका नाम हमारा ए बी है। और ये जो हमारा रेखा गिर रही है इस रेखा पर गिरी है इसका नाम है सी डी। अगर हमें बोलना है कि भैया ये वाली रेखा इस पर लंब है तो लिखना है, अगर तो हमें लिखना है कि ये वाली रेखा जो है इस पर लंब है तो लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे सी डी लंब है। ये लंब का साइन होता है। सी डी लंब है, किस पर लंब है? ए बी पर। सी डी लंब है ए बी पर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार हम लिखते हैं। आप आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर लंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब एक सीधी रेखा पर एक एक रेखा गिरती है, एक रेखा इस प्रकार गिरती है कि वो दूसरी रेखा के साथ मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो उसी चीज को हम पहली रेखा पर दूसरी रेखा का लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अगर मुझे लिखना है तो मैं कुछ इस प्रकार लिखूंगा। अगर मुझे लिखना है तो मैं कुछ इस प्रकार लिखूंगा कि भैया ये सी डी जो है लंब है ए बी पर। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट। अच्छा, नया कॉन्सेप्ट सीखने से पहले एक चीज और आपको ज्ञान होना चाहिए। शीर्ष लंब आखिर किसे कहते हैं? ठीक है, आपने तो सीख लिया लंब किसे कहते हैं। अब इसी के साथ साथ आपको ज्ञान होना चाहिए कि शीर्ष लंब किसे कहते हैं। तो शीर्ष लंब के बारे में आपके सामने लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है, कहोगे देखिए। कह रहा है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से, कह रहा है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से, इसे वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्टेक्स कहते हैं शीर्ष को। कह रहा है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को हम शीर्ष लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। कह रहा है त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। और यह त्रिभुज की ऊंचाई को दर्शाता है। क्या दिखाता है? त्रिभुज की ऊंचाई को दर्शाता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। एक मिनट रुकिए। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, और इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं, इस चीज का नाम दे देते हैं ए, इस चीज का नाम दे देते हैं बी और इस चीज का नाम दे देते हैं सी। मान लीजिए दोस्तों कि ये हमारा एक त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, दोस्तों ये हमारा त्रिभुज का क्या है? शीर्ष है, मतलब वर्टेक्स है। ये भी हमारा त्रिभुज का क्या है? वर्टेक्स है, मतलब शीर्ष है। ये भी हमारा क्या है? त्रिभुज का शीर्ष है, मतलब वर्टेक्स है। अगर दोस्तों मैं इस वर्टेक्स से एक ऐसा लंब डालता हूं सामने वाली भुजा पर, दोस्तों अगर मैं इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर एक लंब डालता हूं
इसी लंब को हम दोस्तों शीर्ष लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। तो अगर मैं इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर एक लंब डालता हूं, तो इसी लंब को दोस्तों हम शीर्ष लंब कहते हैं। शीर्ष लंब का मतलब होता है शीर्ष से डाला गया लंब। शीर्ष लंब का मतलब होता है कि वर्टेक्स से, किसी त्रिभुज के वर्टेक्स से डाला गया लंब को ही हम शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? को हाँ, समझ में आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार तो अगर मैं इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर लंब डालता हूं, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? को ये भी हमारा शीर्ष लंब ही कहलाएगा। अगर तो मैं इस वर्टेक्स से भी सामने वाली भुजा पर लंब डालता हूं, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? वो वर्टेक्स कहलाएगा। इसी प्रकार तो अगर मैं इसी प्रकार तो अगर मैं सी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक शीर्ष लंब डालता हूं, तो ये भी हमारा वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहते हैं? इसी प्रकार तो अगर मैं शीर्ष सी से एक सामने वाली भुजा पर लंब डालता हूं, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा। हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि शीर्ष लंब आखिर किसे कहते हैं। दोस्तों किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को ही हम क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। अगर मैं इस त्रिभुज के शीर्ष से इस वाली भुजा पर इसके सम्मुख भुजा पर एक लंब डालता हूं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? शीर्ष लंब कहेंगे। इसी प्रकार अगर मैं बी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर एक लंब डालता हूं, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? शीर्ष लंब कहेंगे। इसी प्रकार अगर मैं सी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर एक लंब डालता हूं, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? तो शीर्ष लंब कहेंगे। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं, क्योंकि मैंने फिगर बना दिया है, तो यहीं पर देखना जरूरी रहेगा। ठीक है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जो है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वर्टेक्स से खींचा गया लंब है। इस त्रिभुज की दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहला शीर्ष लंब ये है। कहोगे हाँ, पहला शीर्ष लंब ये है, दूसरा शीर्ष लंब ये है, और तीसरा जो शीर्ष लंब खींचा गया वो सी शीर्ष से खींचा गया है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहला शीर्ष लंब हमारा ए शीर्ष से खींचा गया है, दूसरा शीर्ष लंब बी शीर्ष से खींचा गया है, और तीसरा लंब जो हमारा सी शीर्ष से खींचा गया है। कहोगे हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों शीर्ष लंब जो है इस बिंदु पर मिल रहे हैं। कहोगे हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं तीनों शीर्ष लंब जो है इस बिंदु पर मिल रहे हैं। कहोगे हाँ, तो जहां पर तीनों शीर्ष लंब में मिलते हैं, तो जहां पर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, तो जहां पर किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, तो जहां पर त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। तो जहां पर त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं, उसी को हम लंब केंद्र कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब इससे यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इस बिंदु को ही हम क्या कहेंगे? कहोगे लंब केंद्र कहेंगे। हाँ, तो लंब केंद्र को हम ओ से या एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ से या एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान, वैसे तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी से भी, कोई मना ही नहीं है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो शीर्ष लंब केंद्र को हम ओ या एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जहां पर मिलते हैं, उस बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ गई है? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। अब दोस्तों हमें एक बात और जाननी है कि दोस्तों ये तो हमें समझ में आ गया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जहां पर मिलते हैं, उस बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं। लेकिन बात दोस्तों आती है, बात यहाँ पर नहीं रुकती है। बात आती है कि न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है, अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है। बात ये हमें जाननी है। हाँ, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र पता करने की कोशिश करते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है। इसी प्रकार आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है। इसी प्रकार तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है। ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं और वहां से भी हम कुछ और नई चीजें यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यून कोण त्रिभुज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करने से पहले मैं एक न्यून कोण त्रिभुज बना लेता हूँ। यहाँ पर एक न्यून कोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक न्यून कोण त्रिभुज बना लेता हूँ।
आपको कोई दिक्कत है नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। न्यून कोण त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज पर चर्चा करने से पहले मैं एक न्यून कोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। दोस्तों ये हमारा एक न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है? एक न्यून कोण त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा एक न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये हमारा एक न्यून कोण त्रिभुज है। मैंने कहा कि इस न्यू दोस्तों इस न्यून कोण त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है ए शीर्ष है, ये वाला जो शीर्ष है बी शीर्ष है और ये वाला जो शीर्ष है सी शीर्ष है। हाँ भैया, दोस्तों मैंने कहा कि बताइए इस न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ हुआ होगा? देखिए इस त्रिभुज के मैंने कहा कि बताइए इस न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होगा? देखिए इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जहां पर मिलेंगे तो कहोगे देखिए इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे गए लंब, ये इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे गए लंब जहां पर मिलेंगे उसी बिंदु को हम लंब केंद्र कहेंगे। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर त्रिभुज के तीनों शीर्षों से लंब खींचकर देखने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में इसके तीनों शीर्ष लंब कहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, शीर्ष ए से इस न्यून कोण त्रिभुज के शीर्ष ए से एक लंब मैंने सामने वाली भुजा पर खींचा, सामने वाली भुजा पर लंब खींचा। ठीक है, इसी प्रकार से तो मैंने दूसरा शीर्ष लंब बी शीर्ष से खींचा सामने वाली भुजा पर, कहोगे हाँ। इसी प्रकार से तो मैंने दूसरा शीर्ष लंब बी शीर्ष से खींचा सामने वाली भुजा पर, कहोगे हाँ। इसी प्रकार से तो मैंने तीसरा शीर्ष लंब खींचा इसी प्रकार से तो मैंने तीसरा शीर्ष लंब खींचा सी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, कहोगे हाँ, सामने वाली भुजा पर। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि इस न्यून कोण त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जो है वो वास्तव में यहां पर मिल रहे हैं, कहोगे हाँ। मतलब न्यून कोण त्रिभुज के अंदर मिल रहे हैं, कहोगे हाँ। तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो इस न्यून कोण त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जो है त्रिभुज के अंदर मिल रहे हैं। मतलब देखा जाए तो इस न्यून देखा जाए तो यही है, देखा जाए तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब मतलब देखा जाए तो क्या कहोगे, मतलब यही है कि त्रिभुज के जो न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है, कहोगे हाँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जो है त्रिभुज के अंदर मिल रहे हैं। इसका मतलब यही है कि त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है, न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वास्तव में त्रिभुज के अंदर ही होता है, त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो कहाँ स्थित होता है, त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है। अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र आखिर कहाँ होता है। आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है। ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो सके, जिससे अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक अधिक कोण त्रिभुज बना लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक अधिक कोण त्रिभुज बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है? ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। दोस्तों सबसे पहले मैं अधिक कोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, यहां से मुझे दोस्तों एक रेखा ऐसे खींचनी पड़ी, तो हाँ यहां से एक रेखा ऐसे खींचनी पड़ी, मैंने खींच लिया। मैंने इस रेखा को दोस्तों ये वाली इसका शीर्ष को इस वाले शीर्ष से मिला दिया। दोस्तों ये क्या है, ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। हाँ तो ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। और इस अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण कौन सा है, ये वाला कोण हमारा अधिक कोण है। हाँ ये बातें क्लियर है, हाँ ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है और इस अधिक कोण त्रिभुज में ये वाला जो कोण है हमारा अधिक कोण है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि बताइए इस अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ है, क्योंकि देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जहां पर मिलते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी त्रिभुज के शीर्ष लंब तीनों शीर्ष लंब जहां पर मिलते हैं, मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे गए लंब जहां पर मिलते हैं वहीं पर
उसी जहां पर मिलते हैं उसी को हम लंब केंद्र कहते हैं। तो इस अधिक कोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे गए लंब जहां पर मिलेंगे वहीं पर इसका लंब केंद्र स्थित होगा। कहोगे हाँ। तो इसका लंब केंद्र पता करने के लिए हमें तीनों शीर्षों से लंब खींचकर ये देखना पड़ेगा कि इसके तीनों लंब जो है तीनों शीर्षों से खींचे गए लंब कहां पर मिल रहे हैं। कहोगे हाँ। तो आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस वाले शीर्ष से इसके सम्मुख, तो सबसे पहले मैंने इस शीर्ष से इसके सम्मुख, ये वाला सम्मुख भुजा होगा कहोगे हाँ, इसकी सम्मुख भुजा पर लंब खींचने की कोशिश की। मैंने सबसे पहले इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ा लिया, इस भुजा को, ये वाली जो हमारी भुजा थी, ऐसे आगे बढ़ा लिया। तो मैंने इस शीर्ष से इस सम्मुख भुजा पर लंब खींचने की कोशिश कर दी, लंब खींचने की कोशिश की। अगर मैं दोस्तों इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालता हूं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहोगे हाँ, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है। तो मैंने ये जो लंब पड़ा है दोस्तों, ये जो लंब पड़ रहा है मैंने ऐसे आगे बढ़ा दिया, इसे आगे ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से तो मैंने दोस्तों इस शीर्ष से मैंने सामने वाली भुजा पर तो शीर्ष लंब डाल दिया है। अब दोस्तों बात आती है हमें इस शीर्ष से सम्मुख भुजा, दोस्तों इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी? कहोगे ये वाली होगी। अब दोस्तों हमें इस शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर लंब डालना पड़ेगा। कहोगे हाँ, मतलब शीर्ष लंब खींचना पड़ेगा। कहोगे हाँ। तो मैंने इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ा लिया, आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अगर दोस्तों मैंने आगे ऐसे बढ़ा लिया। अब दोस्तों मैं इस शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर एक लंब खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लंब डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं लंब यहाँ पर डालता हूँ, ऐसे लंब डालता हूँ तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों अगर मैं इस शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर शीर्ष लंब खींचता हूँ तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहोगे हाँ। मैंने ये जो शीर्ष लंब है, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो शीर्ष लंब डाला गया है मैं उसे आगे ऐसे बढ़ा देता हूँ, आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैं आगे ऐसे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैं आगे ऐसे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को भैया भैया यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। अब दोस्तों हमें इस शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर शीर्ष लंब खींचना पड़ेगा। कहोगे हाँ। तो मैंने इस शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर शीर्ष लंब खींचा। अगर मैं शीर्ष लंब खींचता हूं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहोगे हाँ, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो अगर मैं इस शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर शीर्ष लंब खींचता हूं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहोगे हाँ। ये जो शीर्ष लंब खींचा गया है मैं इसे आगे ऐसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसे मैं आगे ऐसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे आगे बढ़ाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अगर मैं दोस्तों 1 मिनट रुकिए। अगर तो मैं यहाँ पर ऐसे आगे बढ़ाता हूं तो आप देख रहे हैं कि इस शीर्ष से दोस्तों अगर मैं बढ़ाता हूं तो तीनों शीर्ष लंब जो है इस बिंदु पर मिल रहे हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बढ़ाता हूं तो आप देख रहे हैं कि तीनों शीर्ष जो लंब है यहाँ पर मिल रहे हैं। कहोगे हाँ। इस शीर्ष से खींचा गया लंब और इस शीर्ष से खींचा गया लंब और इस शीर्ष से खींचे गए लंब जो है इस बिंदु पर मिल रहे हैं। कहोगे हाँ। और इस बिंदु पर मिल रहे हैं। कहोगे हाँ। तो वास्तव में अगर यहाँ पर मिल रहे हैं तो इसी को तो हम लंब केंद्र कहते हैं। कहोगे हाँ। जहां पर तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसी को तो लंब केंद्र कहते हैं। कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ स्थित है? कहोगे त्रिभुज के बाहर स्थित है। कहोगे हाँ, त्रिभुज के बाहर स्थित है। हाँ तो इस प्रकार आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज का दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वो वास्तव में त्रिभुज के बाहर स्थित है। कहोगे हाँ। तो ये क्या था? कहोगे ये अधिक कोण था, यही तो हमारा अधिक कोण था। कहोगे हाँ। दोस्तों ये क्या है? कहोगे अधिक कोण है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा इस अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वो अधिक कोण के पीछे बन रहा है। कहोगे हाँ। तो यहीं से आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये बात हमेशा आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि भैया किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो अधिक कोण के पीछे स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? कहोगे पीछे स्थित होता है। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कि भैया किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो वास्तव में अधिक कोण के पीछे बनता है, मतलब पीछे स्थित होता है।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया किसी भी न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी अधिकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो अधिकोण के पीछे स्थित होता है। ठीक है, अब बात आती है कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र क्या कहाँ होता है, ये भी तो बात पता करने को भी। हाँ, तो इस चीज को पता करने के लिए सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। इस चीज को पता करने के लिए, इस चीज को पता करने के लिए सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर तो मुझे समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र पता करना है तो सबसे पहले मुझे समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। तो मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, आपको कोई दिक्कत है वो बनेगी। मान लीजिए इस समकोण त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है ये ए है, ये वाला शीर्ष जो है बी है और ये वाला जो शीर्ष है सी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कहा कि बताइए इस समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब केंद्र कहाँ होगा। देखिए किसी भी त्रिभुज का लंब केंद्र, तो देखिए किसी भी त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वहां स्थित होता है जहां पर तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं। तो देखिए किसी भी त्रिभुज का लंब केंद्र वहां पर स्थित होता है जहां पर उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए इस प्रकार इस समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जहां पर मिलेंगे वहीं पर समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र स्थित होगा। हाँ, तो आइए तो हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं, तीनों शीर्षों से शीर्ष लंब खींचकर पता करने की कोशिश करते हैं कि इसके तीनों शीर्ष लंब वास्तव में कहां पर मिल रहे हैं। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि इसके तीनों शीर्षों से खींचे गए शीर्ष लंब आखिर कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या है, ये शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचना कहोगे। हाँ, सामने वाली भुजा पर तो मुझे क्या करना है, ये शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचना है। दोस्तों अगर मैं लंब खींचता हूं तो अगर मैं शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर लंब खींचता हूं तो लंब खींचूंगा तो यहाँ पर अगर मैं लंब खींचता हूं तो ये ऐसे आएगा और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहोगे हाँ, पहला लंब हमने खींच लिया शीर्ष ए से कहोगे। हाँ, पहला शीर्ष लंब हमने खींच लिया शीर्ष ए से कहोगे। हाँ, इसी प्रकार तो अब मैं शीर्ष सी से दूसरा शीर्ष लंब खींचने की कोशिश करता हूं इस सम्मुख भुजा पर। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरा शीर्ष लंब सी शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर खींचने की कोशिश करता हूं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर शीर्ष सी से सम्मुख भुजा पर लंब खींचता हूं तो ये वास्तव में खींचता हूं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहोगे हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर बनेगा। कहोगे हाँ, अब दोस्तों मैं शीर्ष सी से अब इसी प्रकार दोस्तों अब मैं शीर्ष बी से इसके सम्मुख भुजा पर शीर्ष लंब खींचने की कोशिश करता हूं। अगर मैं खींचता हूं तो यहाँ पर जाकर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहोगे हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शीर्ष ए से खींचा गया शीर्ष लंब, शीर्ष सी से खींचा गया शीर्ष लंब और शीर्ष बी से खींचे गए शीर्ष लंब जो है वो वास्तव में यहाँ पर मिल रहे हैं। कहोगे हाँ, यहाँ पर मिल रहे हैं, मतलब समकोण पर ही मिल रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों शीर्षों से खींचे गए शीर्ष लंब, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप इस समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं कि तीनों शीर्षों से खींचे गए शीर्ष लंब जो है वो वास्तव में समकोण पर मिल रहे हैं। कहोगे हाँ, तो यही से मतलब देखा जाए तो समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वास्तव में वो समकोण पर स्थित होता है। कहाँ, समकोण पर ही स्थित होता है। कहोगे हाँ, मतलब क्या है। कहोगे मतलब यही है कि अगर तीनों शीर्ष लंब यहाँ पर मिल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वास्तव में समकोण पर ही स्थित होता है। समकोण पर ही स्थित होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यही से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो वास्तव में 90 डिग्री पर ही स्थित होता है, मतलब समकोण पर ही स्थित होता है। ठीक है, तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो अधिक कोण त्रिभुज के पीछे स्थित होता है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो वास्तव में समकोण पर ही स्थित होता है, मतलब जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है वहीं पर ही स्थित होता है। ये बातें क्लियर है कभी? हाँ, ये बातें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। और यही सब चीजें दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लिखी गई है आपके सामने। लंब केंद्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि लंब केंद्र किसे कहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। शीर्ष लंब केंद्र के बारे में भी बता चुका हूँ और ये भी बताया था कि लंब केंद्र को एच और ओ से दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। और यही बातें यहाँ
पर लिखी भी गई है। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट और सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक चीज और यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ये तो बातें आपको क्लियर हो गई है, तो हाँ कि भैया इसका न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है, अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है और समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो हाँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। अगर तो क्लियर हो गई है तो आइए हम यहीं से एक कॉन्सेप्ट और निकालने की कोशिश करते हैं, एक चीज और नया सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक चीज और नई सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, ठीक है। एक बात बताइए, आप इस चतुर्भुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस चतुर्भुज को देख रहे हैं। तो इस चतुर्भुज में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ, कहोगे हाँ यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ। आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस चतुर्भुज में चारों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इस चतुर्भुज में चारों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। हाँ 180 डिग्री होगा, ठीक है। 180 डिग्री होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इस चतुर्भुज में देखा जाए, इस चतुर्भुज में देखा जाए तो चारों को इस चतुर्भुज में देखा जाए तो चारों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर x डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर x डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। x डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर y डिग्री का कोण बन रहा है, y डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ अगर तो यहाँ पर तो यहाँ अगर तो यहाँ पर y डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी तो y डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे हाँ। मैंने पूछा क्यों, कहोगे देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर देखा जाए तो ये वास्तव में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से यहाँ पर अगर y डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी y डिग्री का ही कोण बनेगा। आपको यहाँ तक समझ में आ रही है, कहोगे हाँ यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस चतुर्भुज में देख रहे हैं कि चतुर्भुज दोस्तों आपको ये वाला चतुर्भुज दिख रहा होगा आपको यहाँ, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। मतलब इस चतुर्भुज में इस कोण इस कोण और इस कोण और इस कोण का योग जो होगा 360 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। इस 360 में से इस कोण और इस कोण की भागीदारी कुल मिलाकर कितने डिग्री की है, कहोगे देखिए इस चतुर्भुज में तो देखिए इस 360 डिग्री में से इस 360 डिग्री में से इस कोण और इस कोण की भागीदारी कुल मिलाकर 180 डिग्री की है। अगर तो इस 360 डिग्री में से इस कोण और इस कोण की भागीदारी कुल मिलाकर 180 डिग्री की है तो इन दोनों कोणों की भागीदारी क्या होगी, होगा 180 डिग्री होगी। मतलब होगा, मतलब देखा जाए तो इस कोण और इस कोण का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो इस कोण और इस कोण का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। मतलब इस कोण और इस कोण का योग क्या होगा, कहोगे 180 डिग्री होगा। मतलब दोस्तों एक मिनट रुकिए, मतलब इस कोण और इस कोण का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कोण यहाँ पर बनने वाला कोण x था, यहाँ पर बनने वाला कोण y था, और इन दोनों कोणों का योग क्या है 180 डिग्री है। तो यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में, यहीं से एक नियम बन जाता है कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र और लंब केंद्र के सम्मुख शीर्ष पर बनने वाले कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं खुद कि यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग क्या है 180 डिग्री है, यहाँ तो यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र और लंब केंद्र के सम्मुख शीर्ष पर बनने वाले कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, आपको ये वाला कोण दे देगा, ये वाला कोण पूछ लेगा, आपको ये वाला कोण दे देगा और ये वाला कोण आपको ये वाला लंब केंद्र दे दे, लंब केंद्र पर बना कोण ये वाला दे देगा और ये वाला कोण पूछ सकता है, ठीक है। तो आपसे कई सारे यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र और लंब केंद्र पर बना कोण और लंब केंद्र के सम्मुख शीर्ष पर बने कोण का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर है, हाँ ये चीजें क्लियर है, ये चीजें क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। आप दोस्तों एक चीज यहाँ पर नोटिस करिए, आप इस चतुर्भुज को देख रहे हो, हाँ इस चतुर्भुज को देख रहे हैं, तो इस चतुर्भुज दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, हाँ 90 डिग्री का, यहाँ पर भी कोण बनेगा। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, हाँ यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। आप दोस्तों इस चतुर्भुज को देख रहे हो, हाँ इस चतुर्भुज को हम देख रहे हैं। तो इस चतुर्भुज में मान लीजिए यहाँ पर बनने वाला कोण जो है, यहाँ पर बनने वाला कोण जो है, यहाँ पर बनने वाला जो कोण है ये y डिग्री है, यहाँ पर y डिग्री है, और इसी प्रकार यहाँ पर बनने वाला कोण मान लीजिए x डिग्री है, क्या है x डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है x डिग्री है। आपको कोई दिक्कत है, यहाँ पर आपको
कोई दिक्कत है? कोई नहीं। एक बात बताइए, अगर यहाँ पर बनने वाला कोण y डिग्री है तो ये अधिक कोण भी तो y डिग्री होगा को भी? हाँ, अगर तो ये वाला कोण हमारा y डिग्री है तो ये अधिक कोण भी हमारा y डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं को भी? हाँ, तो आप इस चतुर्भुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ, इस चतुर्भुज को हम देख रहे हैं। तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है कहोगे? हाँ, तो इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा कहोगे? हाँ, मतलब इस कोण, इस कोण, इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो इस ये तीनों 60 डिग्री होगा। ठीक है, गलत बोल रहा हूँ। तो आपको दोस्तों आप इस चतुर्भुज को देख रहे हैं? हाँ, इस चतुर्भुज को देख रहे हैं। तो किसी भी चतुर्भुज के दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि किसी भी चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग जो होता है तीनों 60 डिग्री होता है। मतलब इस कोण, इस कोण और इस कोण और इस कोण का योग क्या होगा? तीनों 60 डिग्री होगा। हाँ, ना हो गया। तो इस तीनों 60 डिग्री में से इस कोण और इस कोण की भागीदारी कुल मिलाकर 180 डिग्री है। अगर तो इस तीनों 60 डिग्री में से इस कोण और इस कोण की भागीदारी 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों की भागीदारी भी 180 डिग्री होगी। हाँ, मतलब x डिग्री और y डिग्री का जो योग होगा, मतलब x और y डिग्री का योग जो होगा वास्तव में 180 डिग्री होगा। हाँ, 180 डिग्री होगा। हाँ भैया, तो इस कोण और इस कोण का योग जो होगा x डिग्री और y डिग्री का योग जो होगा वास्तव में 180 डिग्री होगा। मतलब इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। हाँ भैया, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x और y कोण का योग जो है वास्तव में 180 डिग्री है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कोण और इस कोण का तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? y डिग्री है। यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? x डिग्री है। और इन दोनों का योग जो है कितना है? तो 180 है। हम यहाँ तो यहीं से एक नियम निकल जाता है। यहीं से दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला कोण हमारा y डिग्री है और ये वाला कोण हमारा x डिग्री है और इन दोनों कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री है। तो यहाँ तो यहीं से एक नियम निकल जाता है। यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में, किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण, किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण और लंब केंद्र पर बने कोण का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में, किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण और अधिक कोण के पीछे बनने वाले लंब केंद्र पर बने कोण का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो हाँ, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई है। जैसा जबकि दोस्तों समकोण त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों समकोण त्रिभुज में दोस्तों यहाँ पर लंब केंद्र और उसके सम्मुख शीर्ष पर बने कोण का योग 180 डिग्री होता है, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज में। लेकिन समकोण त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है। समकोण त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है। केवल ऐसा हमें न्यून कोण त्रिभुज में और अधिक कोण त्रिभुज में देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। और ये सारी चीजें दोस्तों आपके स्क्रीन पर भी लिखी गई हैं। आप खुद पढ़ के देख लीजिए। जो चीजें मैंने यहाँ पर बताई है, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। आपको मैंने बताया था कि भैया न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। वही चीज यहाँ पर भी निकल कर, वही चीज स्क्रीन पर भी लिखी गई है। तो यहाँ मैंने बताया था कि अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वास्तव में अधिक कोण के पीछे स्थित होता है। तो यहाँ वही चीज यहाँ पर भी लिखी गई है। तो यहाँ इसी प्रकार मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है, समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो वास्तव में समकोण पर ही स्थित होता है, मतलब 90 डिग्री पर ही स्थित होता है। और वही चीज यहाँ पर भी लिखी गई है। तो यहाँ तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जो अभी को मैंने ये बताया कि यहाँ पर लंब केंद्र उसके सम्मुख शीर्ष पर बने कोण का योग 180 डिग्री होता है, वही चीज यहाँ पर भी लिखी गई है। इसी प्रकार मैंने अधिक कोण त्रिभुज में बताया कि भैया अधिक कोण और लंब केंद्र पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वही चीज यहाँ पर भी लिखी गई है। हाँ, और मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में मना किया कि ये समकोण त्रिभुज में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, और वही चीज यहाँ पर भी लिखी मिली है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो जो क्वेश्चन बनता है तो आपसे समकोण त्रिभुज पर इतने यही क्वेश्चन बनेगा, इस पर आधारित यही क्वेश्चन बनेगा। पूछ लेगा कि भैया समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ पर स्थित होता है। आपसे पूछेगा बस इतना ही कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र स्थित कहाँ होता है। तो आपको बताना कि भैया समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र जो होता है समकोण त्रिभुज पर स्थित होता है, मतलब 90 डिग्री पर ही स्थित होता है। और इस पर आधारित क्वेश्चन आपसे इस पर ऐसे पूछेगा कि भैया अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है। तो आपको बताना है कि अधिक कोण त्रिभुज के ठीक पीछे स्थित होता है। आपसे यहाँ पर ऐसे पूछेगा कि भैया न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है, तो बताना है कि भैया त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये वाला कोण देगा, ये वाला कोण पूछ लेगा, ये वाला कोण देगा तो ये वाला पूछ लेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है कभी? हाँ, तो आइए तो हम इस पर आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है होगा देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं पर समकोण बनाती हुई, त्रिभुज की भुजाओं पर समकोण बनाती हुई रेखाओं के को सामने वाली शीर्ष से मिलाने पर तीनों लंबवत रेखाएं जहां पर एक दूसरे को काटती है, वह बिंदु क्या होता है? वह बिंदु क्या कहलाता है? आप खुद बताइए दोस्तों। त्रिभुज के शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर लंब डाला जा रहा है और वो तीनों और दोस्तों आप खुद बताइए, जहां पर तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए उस बिंदु को हम कुछ और नहीं लंब केंद्र कहते हैं, और यही चीज तो मैंने पढ़ाया कभी। हाँ, तो इसका ऑप्शन जो होगा, इसका उत्तर जो होगा इस क्वेश्चन, ये जो हमसे क्वेश्चन किया गया है, इसका उत्तर जो होगा वो पहला ऑप्शन होगा। हाँ, पहला ऑप्शन होगा। सारी चीजें क्लियर है कभी? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, आप अगला क्वेश्चन पढ़िए। आपसे देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र की स्थिति कहाँ होती है। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र की स्थिति कहाँ होती है। आप मुझे बताइए खुद कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र की स्थिति कहाँ होती है। तो समकोण त्रिभुज पर होती है। क्या समकोण त्रिभुज के शीर्ष पर ही होता है? तो हाँ, समकोण त्रिभुज के शीर्ष पर होता है लंब केंद्र की स्थिति। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब दोस्तों हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि किसी न्यून कोण त्रिभुज में, कह रहा है किसी न्यून कोण त्रिभुज पी क्यू आर में ओ लंब केंद्र है। कहोगे हाँ, मतलब यहाँ पर तीनों शीर्ष लंब आकर मिल रहे थे। कहोगे हाँ, अगर ओ लंब केंद्र है तो यहाँ पर तीनों शीर्ष लंब आकर मिल रहे थे। कहोगे हाँ। कह रहा है कि यदि शीर्ष कोण जो है पी जो है, यदि शीर्ष कोण जो पी है वो 65 डिग्री है, 65 डिग्री है, तब बताइए कोण क्यू ओ आर का मान क्या होगा। कोण क्यू ओ आर का मान क्या होगा। तो जैसी आकृति दिखाई गई है बनाकर, सबसे पहले मैं वैसी आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे सारी चीजें मैं यहाँ पर क्लियर कर सकूं, ठीक है। जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे सारी चीजें मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है। कोई दिक्कत है कोई नहीं, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैं जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई वैसी आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ। जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं यहाँ पर आकृति बना लेता हूँ जिससे मैं आसानी से यहाँ पर चीजों को समझा सकूं, ठीक है। दोस्तों इस शीर्ष का नाम है पी, इस शीर्ष का नाम है क्यू और इस शीर्ष का नाम है आर, ठीक है। दोस्तों यहाँ से तो क्यू शीर्ष से एक हमारा शीर्ष लंब खींचा गया है सामने वाली भुजा पर। तो दोस्तों क्यू शीर्ष से एक शीर्ष लंब खींचा गया है सामने वाली भुजा पर। सामने वाली भुजा पर इसी प्रकार आर शीर्ष से एक शीर्ष लंब खींचा गया है सामने वाली भुजा पर। कहोगे हाँ। दोनों शीर्ष लंब में दोनों शीर्ष लंब जो है दोस्तों वो बिंदु पर मिल रहे हैं। हाँ, और जहां पर दोनों शीर्ष लंब या तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम, जहां पर त्रिभुज दोनों शीर्ष लंब या तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसी को हम लंब केंद्र कहते हैं। मतलब ये कुछ और नहीं है, लंब केंद्र। हम लंब केंद्र, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये वाला जो कोण है ये 65 डिग्री है। हाँ, कह रहा है ये वाला जो कोण है 65 डिग्री है। कह रहा है कि तब बताइए कोण क्यू ओ आर क्या होगा। कह रहा है कि कोण क्यू ओ आर क्या होगा, मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया है कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र मतलब यहाँ पर बना जो कोण होता है और उसके सम्मुख शीर्ष पर बने कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बने कोण का योग 180 डिग्री होगा। और इस 180 डिग्री में से दोस्तों यहाँ पर बना कोण हमारा 65 डिग्री है। तो यहाँ 65 डिग्री है। तो यहाँ पर बना कोण कितने डिग्री का है? तो देखिए यहाँ पर बना कोण जो है 115 डिग्री है। मतलब यहाँ पर कोण क्यू ओ आर की जो वैल्यू होगी, कोण क्यू आर की जो वैल्यू होगी, कोण क्यू ओ आर की जो वैल्यू होगी 115 डिग्री होगी। क्या होगी? 115 डिग्री होगी। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता था यहाँ पर, ठीक है। आपको ये वाला कोण दे सकता था, दे सकता था और कह सकता था, ठीक है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता था, आपको ये वाला कोण देकर आपसे कह सकता था कि बताइए कोण पी ओ आर का मान क्या होगा। आपसे कह सकता था कि भैया कोण पी ओ आर का मान क्या होगा। हम पी ओ आर का मान क्या होगा ये भी पूछ सकता था। हम तो ये वाली रेखा कौन सी है? तो ये भी वास्तव में शीर्ष लंब ही है। मैंने पूछा क्यों? होगा देखिए जो भी शीर्ष लंब होगा, देखिए कोई भी जो शीर्ष लंब होता है वो लंब केंद्र से ही होकर जाता है। अगर ये वाली रेखा हमारी, ये वाली जो रेखा है पी शीर्ष जो खींची गई है रेखा है, वो अगर लंब केंद्र से होकर जा रही है तो वो भी हमारा शीर्ष लंब ही है। हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि
दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस शीर्ष से खींचा गया शीर्ष लंब और इस शीर्ष से खींचा गया शीर्ष लंब जो है यहाँ पर मिल रहे होंगे हम। और आपको चित्र ये बताया कि यहाँ पर बनने वाला जो लंब केंद्र पर बनने वाला जो कोण है यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का योग वास्तव में 180 डिग्री होगा कहोगे हाँ। इस 180 डिग्री में दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री होगा और इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 30 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 150 डिग्री की होगी। क्या होगी? 150 डिग्री की होगी। हम यहाँ 150 डिग्री की होगी। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज PQR में QN जो है वो PR पर लंब है। हो गया। कह रहा RM जो है वो PQ पर लंब है। कह रहा RM जो है हमारा PQ पर लंब है, लंब खींचा गया है। हो गया। कह रहा है ये दोनों लंब एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। हो गया। तो अगर O बिंदु पर काट रहे हैं तो ये क्या होगा? भाई ये वास्तव में लंब केंद्र होगा। तो आपको अच्छे तरीके बताया है, तो आपको अच्छे तरीके से बताया है कि जहां पर किसी त्रिभुज के दोनों शीर्ष लंब या तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। अगर तो जो हमारा QN लंब है QN लंब है और RM जो लंब है वो O बिंदु पर मिल रहे हैं तो इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? लंब केंद्र कहेंगे। हाँ। कह रहा है यदि QPR बराबर 55 डिग्री है, कह रहा है यदि QPR जो है 55 डिग्री है तो QOR का मान क्या होगा? QOR का मान क्या होगा? यही तो पूछ रहा होगा। हाँ यही चीज पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं जैसे आकृति यहाँ पर बनाई गई है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बना ली है। तो हाँ वैसे ही मैंने आकृति बना ली है। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाई गई है वैसी ही आकृति मैंने यहाँ पर बना ली है। हो गया। हाँ दोस्तों ये ये वाला जो लंब है ये हमारा QN है जो कि हमारा PR पे लंब है। हो गया। हाँ और ये वाला जो लंब है शीर्ष लंब है, ये वाला जो हमारा शीर्ष लंब है ये वास्तव में RM है। क्या है? RM है। हो गया। हाँ RM है। हो गया। हाँ जो कि PQ पर लंब है। हो गया। हाँ तो दोनों जो शीर्ष लंब है दोनों जो शीर्ष लंब है वो O बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ और आपको चित्र ये बताया कि जहां पर दोनों त्रिभुज के दोनों शीर्ष लंब है या तीनों शीर्ष लंब में मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। मतलब ये कुछ और नहीं है, लंब केंद्र हो गया। लंब केंद्र है। हमसे कह रहा है दोस्तों QPR जो है 55 डिग्री है। कह रहा है यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो 55 डिग्री है। हो गया। कह रहा है यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? 55 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है कि तब बताइए कोण QOR का मान क्या होगा? मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है। यहाँ ये वाला कोण पूछ रहा है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके बताया है कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में दोस्तों ये जो हमारी आगे सामने आकृति बनाकर दिखाई गई है ये कुछ और नहीं है, न्यून कोण त्रिभुज की है। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज की आकृति है। ये बात आपको समझना है। हम दोस्तों ये जो आकृति बनाकर दिखाई गई है ये न्यून कोण त्रिभुज की है। ठीक है, क्योंकि इसका लंब केंद्र, क्योंकि ये जो आकृति है इसमें जो लंब केंद्र है वो त्रिभुज के अंदर स्थित है। अगर त्रिभुज के अंदर स्थित है तो ये वाली जो आकृति दिखाई गई है ये कुछ और नहीं है, लंब केंद्र हो गया। दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि लंब केंद्र और उसके सम्मुख शीर्ष पर बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री होगा। यहाँ होगा। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री है और इस 180 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाले कोण की भागीदारी कुल मिलाकर 55 डिग्री है। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर बनने वाले कोण की भागीदारी वास्तव में 125 डिग्री होगी। 125 डिग्री होगी। मतलब देखा जाए तो कोण QOR की जो वैल्यू होगी वास्तव में 125 डिग्री होगी। क्या होगी? 125 डिग्री होगी। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, अब दोस्तों हम अधिक कोण त्रिभुज के ऊपर भी क्वेश्चन ले लेते हैं। अधिक कोण त्रिभुज के भी ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। आप पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर यह कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि देखिए कह रहा है हमसे कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR में कोण Q एक अधिक कोण है। कह रहा है किसी त्रिभुज PQR में कोण Q जो है एक अधिक कोण है। कह रहा है यदि O त्रिभुज PQR का लंब केंद्र है। कह रहा है यदि O त्रिभुज PQR का लंब केंद्र है और कोण POR जो है 110 डिग्री है। 1 मिनट रुकिए। तो 110 को यहाँ पर चेंज करिए। 110 को चेंज करिए यहाँ पर 70 डिग्री करिए क्योंकि अधिक कोण भी तो हमें बनाना है। कहोगे हाँ अधिक कोण भी हमें बनाना है। ठीक है, अब सही है।
कह रहा है यदि कोण POR जो है 70 डिग्री है, तब बताइए कोण POR का मान क्या होगा? PQR का मान क्या होगा? कोण PQR का मान क्या होगा? तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है? जिससे सारी चीजें क्लियर हो सके, जिससे सारी चीजें क्लियर हो सके। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है? जिससे सारी चीजें क्लियर हो सके अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर दोस्तों बना लेता हूँ, ठीक है? दोस्तों ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है और इस अधिक कोण त्रिभुज में इस शीर्ष का नाम है P है और इस शीर्ष का नाम जो है Q है और इस शीर्ष का नाम जो है R है, कहोगे हम। तो इस त्रिभुज में इस शीर्ष से खींचा एक लंब खींचा गया है, कहोगे हाँ, एक लंब खींचा गया है। सामने वाली भुजा पर एक शीर्ष लंब खींचा गया है। हाँ, सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचा गया है। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों एक मिनट बोलिए। इसी प्रकार तो क्यू शीर्ष से भी एक मिनट बोलिए। इसी प्रकार तो आर शीर्ष से तो इसी प्रकार तो आर शीर्ष से एक लंब खींचा गया है। आर शीर्ष से एक लंब खींचा गया है सामने वाली भुजा पर, मतलब इस वाली भुजा पर, हो गया हाँ, इस वाली भुजा पर लंब खींचा गया है। इसी प्रकार तो क्यू शीर्ष से भी सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचा गया है, हो गया हाँ। सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचा गया है, हो गया हाँ। सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचा गया। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको क्लियर है, कहोगे हाँ, यहाँ तक क्लियर है। मैं इस शीर्ष लंब को ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ, कहोगे हाँ। तो यहाँ पर अगर बढ़ाता हूँ तो तीनों शीर्ष लंब यहाँ पर मिल रहे हैं, कहोगे हाँ। वो बिंदु पर मिल रहे हैं। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। तो जैसा आकृति में बनाकर दिखाया गया है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, ठीक है? जैसा आकृति में बनाकर दिखाया गया वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है, ठीक है? दोस्तों हमसे कह रहा है कि ये जो हमारा POR है, मतलब यहाँ पर शीर्ष लंब केंद्र पर जो बना कोण है, मतलब लंब केंद्र पर जो बना कोण है, हमें 70 डिग्री दिया है, कहोगे हाँ। 70 डिग्री दिया है। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। लंब केंद्र पर बना कोण हमें कितना दिया है, कहोगे 70 डिग्री दिया है। 70 डिग्री दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, कहोगे हमसे PQR पूछ रहा है। मध्यम मतलब कहोगे मतलब अधिक कोण त्रिभुज का मान पूछ रहा है, मतलब कहोगे मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण का मान पूछ रहा है, कहोगे हाँ। तो आपको अच्छे तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण पर बना कोण और लंब केंद्र पर बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बने कोण का योग 180 डिग्री होता है, कहोगे हाँ, हमें पता है। कहोगे देखिए इस 180 डिग्री में से, कहोगे देखिए इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी यहाँ पर लंब केंद्र पर बने कोण की भागीदारी 70 डिग्री है, इसलिए इस अधिक कोण पर बने कोण की भागीदारी कुल मिलाकर 110 डिग्री होगी, तो हाँ। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो कोण PQR का जो मान है वो वास्तव में 110 डिग्री है। क्या है? 110 डिग्री है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में क्लियर है। अच्छे तरीके से अच्छे वे में क्लियर है, ठीक है? अब दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि दो ही तीन चीज बताऊं उसके बाद बीच में छोड़ के चला जाऊं। जब हम अगले कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे तो वहां पर भी पूरा हम उस कॉन्सेप्ट को वहां पर खत्म करेंगे, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।